हेलो स्टूडेंट, आज अपन न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक है मास डिफेक्ट, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस को बनाने वाले पार्टिकल होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कलेक्शन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके थ्रू न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास जो टोटल होगा, टोटल मास मास ऑफ न्यूक्लियॉन, इन सब बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इसका मास और जो न्यूक्लियस बन के तैयार हो गया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, इसका मास का जो डिफरेंस होगा इंडिविजुअल पार्टिकल के मास में नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई करके जो मास बनेगा, इसका मास। और जब ये न्यूक्लियस तैयार होकर यहाँ बन जाएगा तो इसका मास, इनके डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसको प्रोसेस अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमने मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन ml लिया, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या a-z होती है, ठीक। और प्रोटॉन का मास अपन लिया, मास ऑफ प्रोटॉन mp, और प्रोटॉन की संख्या z होती है ना। तो ये जो मास होगा ये पार्टिकल का मास हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू a-z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसके थ्रू जो मास बना है, इस मास में मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस करना है। इस मास में मास ऑफ न्यूक्लियस m है, इसको माइनस करते हैं। तो ये जो टर्म बनेगी इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसलिए हम लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन है सब, कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन ऑफ न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट, मतलब बंधे नहीं है, फ्री है, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब ये। तो इनके मास का डिफरेंस जो होता है इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, राइट। अगर सारे मास एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में है, मास ऑफ प्रोटॉन किस में है, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी AMU में है, तो ये भी क्या आएगा, एटॉमिक मास यूनिट की टर्म में आएगा, ठीक। इसकी यूनिट भी एटॉमिक मास यूनिट की टर्म होगी, राइट। तो इसको बोलते हैं डेल्टा M। आए समझ में, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का हमने यहाँ 3 डेफिनेशन लिखी हैं। एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जो अपन ने अभी मास डिफेक्ट निकाला था, मास डिफेक्ट तो समझ में आया होगा, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, है ना। एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट है, मतलब मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर कर लो, तुमको बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इन्होंने बोला है कि एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जानते हो इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, और इससे हम एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो इतनी होगी, हालांकि क्योंकि मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये जो एक न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एक न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, कोई एक पार्टिकल को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, राइट। एक और डेफिनेशन है द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियॉन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियॉन को डिसइंटीग्रेट करना, मतलब ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है। जो एनर्जी रिक्वायर होगी डिसइंटीग्रेट करने के लिए उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और अच्छे फॉर्म में इसको लिख देते हैं हम। बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू होता है ZmP A-Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अगर सारे के सारे
ये इसमें तो जूल में आंसर आएगा, ये होगा जूल में। अगर सारी चीज़ तुम्हारी किस में है, एटॉमिक मास यूनिट में है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, EMU में, मास ऑफ न्यूट्रॉन किस में है, EMU में। तो उस समय तुम बाइंड एनर्जी लिखते ना, ZMP, A-Z, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, और C का इंटू नहीं करना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देना बस। अगर सब EMU में हो तो ये लिख कर देना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया बाइंड एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। तो और पर न्यूक्लियन अगर बाइंड एनर्जी है तो इसी में A को डिवाइड कर देना मास नंबर को, राइट। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहलाता है, बाइंडिंग एनर्जी निकालें अपन, राइट, और मास नंबर डिवाइड कर दें, मीन्स डेल्टा M इंटू C का जो ये ऊपर निकाला था अपन ये कर दें। ये बताता है एक्चुअल में दिस इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बताता है। अगर PE पर न्यूक्लियन मतलब मास नंबर डिवाइड कर देना, अगर मोर है तो मोर स्टेबल, और लेस है तो लेस स्टेबल। जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होते हैं जो यूरेनियम वगैरह, तो उनका बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, राइट। और जो फ्यूज़न में पार्टिसिपेट करते हैं उनका भी कम होता है, हीलियम हाइड्रोजन सबका, ये भी अनस्टेबल होते हैं। और जो आयरन है, आयरन वगैरह का तो बहुत ज़्यादा होता है, 8.5 के करीब होता है, तो इन सब का स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। तो बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ अपन इसी देखेंगे, राइट। तो ये है, यहाँ बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच ग्राफ बनाया गया है। ये जो ग्राफ है ये न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को भी बताता है। जिनकी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो लेस स्टेबल है, ये भी लेस स्टेबल है, ठीक है। और जिनका ज़्यादा है आयरन वगैरह का वो मोर स्टेबल है, राइट। इस ग्राफ में ये जितने भी होंगे कम स्टेबल होंगे, जो और भी जो होंगे ना, इसमें लिक्विड बनाए नहीं लेकिन होंगे। तो जो यहाँ मिल रहा है 1s1 1s3 जो पीक्स जो दिख रहे हैं वो स्टेबल हैं, ये सब स्टेबल है, मतलब ग्राफ में जो आ रहा है। बाकी इस कैटेगरी जो बिलोंग करते हैं सारे अनस्टेबल हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ स्पेशल है, जो हीलियम लिथियम ये भी स्टेबल है, जो पीक में बिलोंग कर रहे हैं। और आयरन तो स्टेबल है क्योंकि इसकी ग्रेटर होती है बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। ये वाले फ्यूज़न बोलते हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूज़न में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये वाले फिज़न में करते हैं। न्यूक्लियर फिज़न में ये वाले करते हैं, और फ्यूज़न में ये वाले करते हैं, ठीक है। तो ये है, इसकी प्रॉपर्टी हम कुछ लिखवा दे रहे हैं, उनको देख लेना, ठीक है। इसमें लिखना पहला पॉइंट, एवरेज बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर मास नंबर लेस देन 3 इज वेरी स्मॉल। जो 3 से कम है उनके लिए बहुत ही कम होती है, राइट, इस कैटेगरी में। दूसरा पॉइंट है, सम न्यूक्लियाई विथ मास नंबर 3 to 20, 3 से 20 के बीच में जो न्यूक्लियाई बिलोंग करेंगी यहाँ से यहाँ तक के बीच में, हैव लार्ज बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई। फॉर एग्जाम्पल 2He4, 4B8, 6C12, 8O16 and 10Ne20 have greater binding energy per nucleon than their neighbors। ये जो पी बनाए ना, इनकी ग्रेटर होती है उनके अड़ोस पड़ोस वाले अदर न्यूक्लियाई की तुलना में, राइट। सो दीज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन देयर नेबर्स। ये अपने पड़ोसी से आसपास वाले न्यूक्लियाई से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये जो पीक वाले हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, फॉर 30 लेस देन A मोर देन 62, मीन्स 30 के बाद और 62 से पहले वाले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज ग्रेजुअली टिल इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है, और 8.8 में ये 8.8 है,
ये लगभग स्टेबल हो जाता है, राइट, मतलब मैक्सिमम हो जाता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। 8.8 for 30 less than A more than 62, binary energy per nucleon increases gradually till it attains the maximum value 8.8 mega electron volt per nucleon, corresponding to 28 nickel 62 nucleus. Thus, iron, nickel, etc. are stable element. फिर फोर्थ से पॉइंट है, for nuclei having A more than 62, 62 के बाद वाले, यहाँ के बाद वाले, इसके बाद वाले, ठीक है। Binary energy per neutron gradually decreases. For uranium 238, one of the heaviest natural elements, for nuclei having A more than 62, binding energy per neutron gradually decreases. For uranium A238, one of the heaviest natural elements, the value of binding energy per neutron is 7.5 mega electron volt. तो ये हमने बताया था। तो ये सारे पॉइंट्स इसकी प्रॉपर्टीज वाले। अब इसके कंक्लूजन्स हैं। पहला पॉइंट, द इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन, सो दे आर मोर स्टेबल। जो इंटरमीडिएट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जितनी इस टाइप के, ठीक है, निकल, आयरन, ये सब स्टेबल होते हैं। सेकेंड, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैज़ लो वैल्यू फॉर बोथ द लाइट एंड हैवी न्यूक्लियाई, सो दे आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ये भी अनस्टेबल है यहाँ वाले, वो भी अनस्टेबल है। थर्ड पॉइंट है, व्हेन हैवी न्यूक्लियस split up into lighter nuclei, then binding energy per nucleon of lighter nuclei is more than that of the original value of heavy nucleus. When heavy nucleus is split up into lighter, heavy जब lighter टूटता है, then binding energy per nucleon of lighter nuclei is more than that of one original heavy nucleus. heavy से lighter वाले का ज़्यादा हो जाता है जब टूटता है तो, ठीक। Thus energy is released in this process. This process is called nuclear fusion. Nuclear fusion. ठीक है, ये तो फ्यूजन हो गया, मतलब ये वाले फ्यूजन देते हैं, राइट, हैवी वाले टूट करके, और जब टूट जाता है और जो छोटे बनते जो पार्ट, तो वो उनकी बाइंडिंग पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो जाती है और स्टेबल बन जाते हैं। अब इसका क्या होगा? When two very light nuclei combine to form relatively heavy nucleus, then binding energy per nucleon of combined फ्यूज बिकम मोर देन दैट ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। ये अलग अलग लाइटर हैं, लेकिन जब दो 1H1 जुड़ जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगा, तो जो बनेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, है ना। तो ये फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तब भी एनर्जी हमको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। दस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को भी इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ, ठीक है। इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कर्व भी बोलते हैं, बी कर्व, राइट। इसको तैयार कर लेना।